हाँ जी। कहाँ तक पहुंचे? प्रोफेज हो गया था। ठीक है। कल कहाँ था तो? झूठ बोलना तो अच्छे सीख यार। परसों तो यहीं घूम रहा था तू काउंटर पे। हाँ, और कल तेरी तबीयत खराब हो गया, आज ठीक भी हो गया, ऐसे मत कर। ऐसे नहीं। जयपुर से परसों आया था ना तू? परसों आया था। हाँ, तो फिर कल कहाँ था? ऐसे नहीं करते। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था G1 फेज को। फिर उसके बाद हमने पढ़ी G2 फेज। याद है आपको? G1 फेज में हमने क्रोमेटिन फाइबर बताए थे, यहाँ पर चार। सही है। और G1 फेज के अंदर हमने कंडीशन बताई थी 2n = 4 और डीएनए के अमाउंट 2C। लेकिन यहाँ जब आप आए G2 फेज के अंदर, मतलब आफ्टर S, तो आपने हर के अंदर डीएनए कितने बताए? क्रोमेटिन में दो। तो कंडीशन पड़ी 2n = 4 और डीएनए के अमाउंट 4C। सही है। ये फेज थी G1 फेज। और G1 फेज के बाद हमने पढ़ा है किसको? S फेज में हमने बताया कि हो जाता है क्या? डीएनए का, और डीएनए रेप्लिकेशन होने से जो 2C है वो 4C में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर 4C से आगे बनता है कौन सी फेज? G2 फेज। सही है बात या नहीं? फिर हम आए प्रो फेज की तरफ। तो प्रो फेज में हमने क्या बताया कि जो प्रो फेज होती है, उस प्रो फेज में सेल ऑर्गेनल डिसॉल्व हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं बच्चे, वो दो क्रोमेटिड के बने हुए हैं जो आपस में उलझे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। पढ़ा था ना ऐसा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? गायब, डिसॉल्व हो जाएगी। और स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। और सेंट्रियोल्स के चारों तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होंगे, उन्हें हम नाम देंगे एस्टर्स। एस्टर होते हैं केवल एनिमल सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल ही नहीं होता है। सही है बात या नहीं? यस और नो? एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल होता है और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। तो एनिमल सेल के अंदर तो एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन प्लांट सेल्स में एस्टर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। सही है बात या नहीं? और दोनों ही पोल्स के बीच में अरेंजमेंट होता है स्पिंडल फाइबर्स का। सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। और यहां भी कंडीशन, अगर हम प्रोफेज की बात करेंगे, तो प्रोफेज में भी कंडीशन कैसी है? हम बता रहे हैं कि क्रोमोसोम टोटल कितने हैं? चार। वन क्रोमोसोम। तो डीएनए कितने हैं? दो। और दोनों डीएनए एक दूसरे पर इंटरवाइंड हैं। यस और नो? तो कंडीशन बैठेगी 2n = 4 और डीएनए के अमाउंट 4C, क्योंकि एक जैसे क्रोमोसोम कितने हैं? दो। और एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने हैं? दो। तो दो क्रोमोसोम में डीएनए कितने हो गए? चार। सही है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? बिल्कुल। तो यहां तक हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मेटाफेज के बारे में। और आपको ये भी याद करना है कि इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल लाइक ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डिसॉल्व नहीं होते। सबसे पहले तो ये समझो कि इन सेल ऑर्गेनल्स को, जैसे ईआर है, इसे डिसॉल्व करने की जरूरत क्या है? आप बताइए। ईआर जो होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म में एक फैला हुआ जाल है, एक्सटेंसिव नेट ऑफ द सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स। यस और नो? अगर साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला रहेगा, तो आप स्पिंडल फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसे कर पाओगे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और आप बताइए कि सेल डिवीजन। हाँ, 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 होता है ना। वही तो बताया मैंने कि कल भी मैं इसी बात पे छोड़ के गया था क्लास को, वहीं से कनेक्ट कर रहा हूं। मैंने कहा था कि जीवन फेज में जब इंटरफेज आती है तो सेल ऑर्गेनल्स डबल होते हैं। तो बात आती है कि अगर आपको डिसॉल्व ही करने थे तो आपने डबल क्यों किए? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो मैं उसी पे आ रहा हूं। आपको ये समझना है कि पहले तो ये समझो कि डिसॉल्व करने की जरूरत क्या पड़ रही है आपको। डिसॉल्व आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में अच्छे से अरेंजमेंट करवा पाए किसका?
स्पिंडल फाइबर्स का। सही है बात या नहीं? यस और नो? दूसरी बात की जो छोटे सेल ऑर्गेनल होते हैं जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डिसॉल्व नहीं होते। याद रखिएगा कि सेल डिवीजन एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, इसमें काफी एटीपी खर्च होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन के अरेंजमेंट के लिए काफी एनर्जी लगती है, क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए काफी एनर्जी लगती है, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन के टाइम पे मेटाबॉलिज्म ज्यादा करवाना पड़ता है। तो एनर्जी का मतलब यूज क्या है, कंजप्शन क्या है, ज्यादा है, तो एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए आप माइटोकॉन्ड्रिया को डिसॉल्व नहीं कर सकते। माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो तो एटीपी बना के देगा सेल को। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम जैसे सेल ऑर्गेनल डिसॉल्व नहीं होते। सेल ऑर्गेनल डिसॉल्व हुआ जैसे कि ईआर, क्योंकि वो एक्सटेंसिव नेट था, और जब ईआर डिसॉल्व हुआ तो गोल्जी बॉडी भी हो गया, क्योंकि उसी से वो ही बनता है। हाँ या ना? दूसरी बात, अगर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है 5, लेकिन आपने उससे बना लिया मटेरियल कितना, तो वो 10 के 10 का मटेरियल कहां है? साइटोप्लाज्म में। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स को साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व किया है, डिस्ट्रॉय नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इसका मतलब मेरे पास ऑलरेडी पहले से 10 सेल ऑर्गेनल का मटेरियल है, और जब डिवीजन मेरा कंप्लीट होगा ना, तो मैं दोबारा उनका रीऑर्गेनाइजेशन कर पाऊंगा। इसलिए कल हमने एक लाइन बोली थी कि एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। इनमें काफी सारे सेलुलर कंपोनेंट्स का क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो डिसॉल्व करने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि आप स्पिंडल फाइबर अच्छे से अरेंज कर पाए, और आपने डबल इसलिए किए ताकि जब आप सेल डिवीजन करवाएं और 2 डॉटर सेल बनाएं तो उनके अंदर सेल ऑर्गेनल लगभग एक जैसे जाए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि अगर आपने 10 ऑर्गेनल्स को डिसॉल्व किया है तो उन 10 ऑर्गेनल्स का मटेरियल है कहां? तो क्या आप दोबारा उन 10 सेल ऑर्गेनल्स को फॉर्म कर सकते हैं? इसीलिए तो आपने सेल डिवीजन से पहले कंपोनेंट्स को क्या कर लिया, ताकि साइटोप्लाज्म में मटेरियल डबल कंपोनेंट्स का पड़ा रहे, और जब सेल डिवाइड करे तो लगभग इक्वल कंपोनेंट जो है साइटोप्लाज्म के वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए डॉटर सेल्स में। समझ पाए ये बात को या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्या वो समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग है, खुशी को भी, रोहित को भी राम राम है। हाँ ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करूंगा आपके साथ मेटाफेज की। प्रोफेज में कल कंप्लीट करवा के गया था, और मैंने एक बात समझाई थी कि आप बताइए कि एनसीईआरटी की एक लाइन है कि फेजेस के बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फेजेस में डिवाइड करते हैं अपनी स्टडी को इजी करने के लिए। सही है बात या नहीं? तो हमने हर एक फेज को अर्ली और लेट में डिफ्रेंशिएट किया है। जैसे हमने कल प्रोफेज पढ़ी थी तो उसमें अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज पढ़ा। ऐसे ही आज हम मेटाफेज पढ़ेंगे तो मेटाफेज में भी अर्ली मेटाफेज और, लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं पढ़ाया है हमें। एनसीईआरटी ने अर्ली और लेट ना लिखते हुए लिखा है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू और मेटाफेज। समझ रहे हैं बात या नहीं? सबसे पहली चीज तो ये कि आपको कैसे पता चला कि मेटाफेज शुरू हो गई? आप बताइए कि जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई कौन सी फेज शुरू हो गई है, मेटाफेज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बताइए, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे आप? इंडिकेट्स द मेटाफेज स्टार्ट्स। यस और नो? यस और नो? तो मेटाफेज का इनिशिएशन हो गया, ये कैसे पता चल रहा है? कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बताइए क्रोमोसोम कहां आ गए? साइटोप्लाज्म में आ गए। कहां आ गए? अब साइटोप्लाज्म में जब ये क्रोमोसोम आएंगे तो आप बताइए कि इन क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के जो वो सेंट्रोमियर्स अब बताएंगे कि स्पिंडल फाइबर्स पर जुड़ जाते हैं। तो बताइए, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू सेंट्रोमियर्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो आप बताइए, ये डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल हैं जो कि एस फेज में डबल हुए थे। इनके चारों तरफ ये क्या बनाए मैंने, एस्टर्स, माइक्रोट्यूब्यूल जो अरेंज हो जाते हैं ना यहाँ पर,
इनको क्या कहते हैं? एस्टर। और ये क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। और क्रोमोसोम्स रैंडमली किस पे जुड़ गए हैं? स्पिंडल फाइबर्स पर। ऐसे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स यहां पर है जिन पर क्रोमोसोम क्या हो गए? रैंडमली जुड़ गए। क्योंकि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी तो क्रोमोसोम रैंडमली सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। यस और नो? और आप बताइए कि यहाँ ये जगह कौन सी है? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पर किससे जुड़ गए? स्पिंडल फाइबर्स जुड़ गए सेंट्रोमियर के साथ। क्लियर है बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से? पक्का? कल मैंने ना एक बात बताई थी आपको प्रोफेज पढ़ाते टाइम। मैंने कहा था जब स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में ऐड होते हैं। अगर मैं कहूं कि एक स्पिंडल फाइबर है और उस स्पिंडल फाइबर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है बात या नहीं? और मैंने कहा छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल जुड़कर एक लंबा फाइबर बनाते हैं, इसलिए स्पिंडल फाइबर हमेशा डॉटेड बनाए जाते हैं। एक कंटिन्यूस लाइन नहीं बनाई जाती, क्योंकि ये समझाया जाता है आपको कि छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़कर एक लंबा स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं। तो यहाँ कितने स्पिंडल फाइबर है? एक। उसमें माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं? 10। लेकिन आप सोचिए कि अगर मुझे इस स्पिंडल फाइबर की लेंथ को क्या करना है? बढ़ाना है। तो आप इसमें माइक्रोट्यूब्यूल ऐड करिए, 1 2 3 4 5। तो स्पिंडल फाइबर और लंबा हो जाएगा। और अगर आपको इसकी लेंथ को क्या करना है? कम करना है। तो आप बताइए इसमें से हम माइक्रोट्यूब्यूल्स को हटाएंगे तो स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाएंगे? तो स्पिंडल फाइबर लंबे भी हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर छोटे भी हो जाते हैं। बेटा ऐसे ऐसे काम करने तो बैग पैक करिए, घर चलिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कि अगर आपको स्पिंडल फाइबर लंबे करने हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऐड करेंगे आप। और अगर आपको स्पिंडल फाइबर छोटे करने हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को रिमूव करेंगे आप। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल बनाती है ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि हम सेल बायोलॉजी में पढ़ के आए सेल स्ट्रक्चर के अंदर। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जिस प्रोटीन के बनते हैं ट्यूबुलिन के, वो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पिंडल फाइबर का छोटे बड़ा होने का मतलब ये हो गया कि भाई जो स्पिंडल फाइबर है वो पहले फैल गया फिर स्पिंडल फाइबर छोटा हो गया। ऐसा नहीं होता। माइक्रोट्यूब्यूल के नंबर बढ़ते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल के नंबर कम होते हैं। मतलब या तो हटेंगे या फिर, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज जो समझने लायक है हमारे लिए वो ये कि अब बताइए कि जैसे ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम को मार्क करता हूं मैं। इस क्रोमोसोम के लिए देखो कि इधर से जो स्पिंडल फाइबर आ रहा है ना इस पोल से, वो लंबा है या छोटा है? छोटा है लेंथ में। लेकिन ये कौन सा है? कैसा है? और इधर इस क्रोमोसोम के लिए ये कैसा है और ये कैसा है? इसका मतलब क्रोमोसोम्स रैंडमली स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ जाते हैं। क्रोमोसोम्स रैंडमली स्पिंडल फाइबर्स के साथ जुड़ जाते हैं। अब आप बताओ कि जो तो लंबे स्पिंडल फाइबर हैं वो तो हो जाएंगे छोटे, और जो छोटे स्पिंडल फाइबर हैं वो हो जाएंगे लंबे। लंबे स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे और छोटे क्या हो जाएंगे? इससे फायदा ये होगा कि क्रोमोसोम बिल्कुल सेल के सेंटर में आ जाएंगे। समझ रहे मेरी बात या नहीं? कि इधर वाला ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये यहां तक लंबा हो जाएगा, और ये जो स्पिंडल फाइबर इतना लंबा है ना, वो यहां तक छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बोलो, क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटर ऑफ द सेल बाय स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर छोटे और लंबे हो जाते हैं, जो शॉर्ट है वो लॉन्ग हो जाते हैं, जो लॉन्ग है वो शॉर्ट हो जाते हैं, जो शॉर्ट है वो। और क्रोमोसोम्स आकर अरेंज होते हैं कहां पर? हाँ बेटा, हाँ इक्वेटर पर। सही है बात या नहीं? तो आप देखिए जैसे एक क्रोमोसोम इक्वेटर पर ये अरेंज है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, तीसरा क्रोमोसोम ये है, और फोर्थ नंबर का क्रोमोसोम ये है। तो ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। सेल के इक्वेटर पर आकर क्या हो गए? और इनको अरेंज करवाया किसने? जो लंबे थे वो, जो छोटे थे वो,
समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे भी होंगे जिन पर कोई क्रोमोसोम जुड़ता ही नहीं है। तो स्पिंडल फाइबर आपके पास यहाँ कितने टाइप के हो गए? दो। एक स्पिंडल फाइबर तो वो जिन पर क्रोमोसोम जुड़ेगा, इनको बोलोगे क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्या बोलोगे? समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? दूसरे वो जिन पर स्पिंडल फाइबर पर क्रोमोसोम नहीं जुड़ेगा, इन्हें बोलेंगे कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ये होते हैं बोलो पोल टू पोल। सही है। और क्रोमोसोमल जो होते हैं बच्चे, ये डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और डिसकंटिन्यूअस होने का मतलब हो गया ये पोल टू काइनेटोकोर। पोल टू। अब बच्चा कहता है कि आपने पोल टू काइनेटोकोर क्यों लिखा? इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप बताइए कि जैसे मेटाफेज, यहां पर मेटाफेज में क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पे आके अरेंज हुए, ये सेल का इक्वेटर है जैसे। सही है। यहां पर क्रोमोसोम में बोलो काइनेटोकोर होगा, क्योंकि काइनेटोकोर पर, सेंट्रोमियर पर दो काइनेटोकोर होते हैं। तो क्रोमोसोम के दोनों डीएनए अभी किस पे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। रोहित कह रहा है कि सर स्पिंडल फाइबर शॉर्ट अपने एंड से होते हैं या फिर स्टेयर से होते हैं? एंड से होते हैं बच्चे। अब एक बात समझोगे, जैसे आप समझो हमारे पास ये क्या है, एक सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर में कितनी प्रोटीन डिस्क है? तो इसमें डीएनए कितने होंगे? ये दोनों डीएनए इस प्रोटीन डिस्क पर आपस में जुड़े हुए होंगे। वैसे आपको याद होगा कि मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं अपने लेंथ में ओपन हो जाते हैं, सिर्फ एक जगह छोड़कर। जब हम कंडेंस करते हैं ना, कंडेंस, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी लेंथ में क्या हो जाते हैं? डीएनए दोनों के दोनों ओपन, एक पॉइंट को छोड़कर। उस पॉइंट का नाम क्या है? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर पर भी मजे की बात है कि डीएनए नहीं जुड़ा होता। तो बताइए, जो प्रोटीन डिस्क है ना, ये जुड़ी हुई होती है। कौन जुड़ा हुआ होता है? प्रोटीन डिस्क जुड़ी हुई होती है। तो एक सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर कितने हैं? दो। तो आप बताइए, एक पोल से जो स्पिंडल फाइबर आएगा और दूसरे पोल से जो स्पिंडल फाइबर आएगा, सही है, वो एक एक काइनेटोकोर के साथ ही तो जुड़ेगा। ऊपर वाले काइनेटोकोर के साथ ऊपर का स्पिंडल फाइबर, और नीचे वाले काइनेटोकोर के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से, पक्का। एंड क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द इक्वेटोरियल प्लेट। इसे हम क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट। आप याद रखिएगा, इक्वेटर को कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्पिंडल इक्वेटर भी लिख देते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना। स्पिंडल इक्वेटर इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेटर डिसाइड तो स्पिंडल फाइबर करते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पे लाया कौन? क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पे लाया कौन? भाई बातें मत कर यार, मुझसे पूछना कोई गड़बड़ है तो। समझ रहे मेरी बात या नहीं? तो क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पर लाया कौन? स्पिंडल फाइबर। समझ रहे हैं बात या नहीं? इसलिए बहुत बार क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्पिंडल इक्वेटर भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? स्पिंडल इक्वेटर भी लिखा होता है। तो कंफ्यूज मत होना आप इस बात में। ठीक है बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। तो आप बताइए, स्पिंडल इक्वेटर, या बोलो इक्वेटोरियल प्लेट, या क्रोमोसोम जब आकर यहां अरेंज होते हैं ना बच्चे, तो क्रोमोसोम्स के इस अरेंजमेंट के बाद ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, मतलब एक लेन है क्रोमोसोम्स की, ये है या नहीं है? इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट। क्लियर है बात आपको? हाँ या ना? अच्छे से, पक्का। एक बात का और ध्यान रखिएगा, बात एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी से समझ भी आएगी। आप बताना कि जब हम यहाँ क्रोमोसोम को पढ़ रहे हैं ना, ये, तो क्रोमोसोम के जो एंड है, क्या हो गया, क्रोमोसोम के जो एंड है वो पोल की तरफ है, देखो आप, है ना?
इधर भी अगर आप क्रोमोसोम के एंड देखोगे तो किस तरफ दिखेंगे? पोल की तरफ। और इक्वेटर पर कौन है? सेंट्रोमियर। तो मेटाफेज में आप बताएंगे कि सेंट्रोमियर अलाइन एट इक्वेटर एंड आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड द पोल्स। बेटा लास्ट लाइन रिपीट कर। ये हाँ, तेरे साथ वाला जो विदाउट यूनिफॉर्म बैठा ना बच्चा, उसके साथ वाला बच्चा, तिलक लगा जिसके माथे पे। हाँ, लास्ट लाइन रिपीट कर, वरना क्लास से बाहर निकाल दूंगा। देख, इक्वेटर बोला था, बाकी तेरे को पता ही नहीं ना कुछ है। आप लोग पहले तो मेरी बात समझ लीजिए बच्चे, 1 घंटे 25 मिनट का पूरा पूरा फायदा उठा के जाइए। आप आपने पैसा पता नहीं किस बात का दिया है, पढ़ना नहीं चाह रहे क्या आप लोग? हैं? ये नो सर वाले जो है वो तो समझ आ गई है मुझे बात, लेकिन यस सर वालों को तो ध्यान रखना पड़ेगा या नहीं? लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे? ट्रांजिशन फेज चल रही है बच्चे, अच्छे से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, इस बात को ध्यान में रखिए। आप समझदार बनिए। आपको कोई बात समझ नहीं आती 10 बार पूछो मुझसे, लेकिन मेरा काम क्या है? ईमानदारी से पढ़ाना। और आपका काम क्या है? ईमानदारी से। इसके अलावा कोई तीसरी बात तो है ही नहीं ना बच्चे, या है कुछ और? हाँ, तो फोकस करिए, फोकस के साथ पढ़िए। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, मैं हर बच्चों को एग्जाम्पल देता हूँ हर साल। तो इस बार भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है। विशाल नाम का स्टूडेंट था, कॉन्कर, जैसे आपका अभी शुरू हुआ ना पहला दूसरा कॉन्कर, ऐसे पहले दूसरे में ही था वो, फर्स्ट सेकंड के अंदर ही। और जब वो आया था तो उसको कहा गया कि भाई व्हाट इज सेल, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता। बाकी बच्चे बोल रहे हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उस बोलने में उसको हेजिटेशन हो रही है, क्योंकि घबराया हुआ, उसको लगता है कि यार मेरा बेस क्लियर नहीं है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? और 650+ नंबर है अभी उसके, क्योंकि वो कीड़ा हो गया था एक बार, उसको दिमाग में समझ आ गई बात की मुझे करना क्या है। आप मानोगे दिन के 1-1 हजार 500-500 क्वेश्चन सॉल्व कर देता था वो, क्योंकि उसका फोकस था कि भाई इस बार मेडिकल कॉलेज में जाना ही है, कुछ भी हो जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ, खरगोश होने से हमेशा ये नहीं होता कि आप दौड़ जीत ही जाओगे। कछुए भी हैं तो चलेगा, बस आपको कहना करना क्या पड़ेगा बस। और मेरे अंदर कहीं कमी आए ना, आप मुझे बताना कि सर यहाँ गड़बड़ है, ये बात समझ नहीं आई, मैं दोबारा अच्छी ईमानदारी से उसको और बढ़िया से करूंगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए खुद को ईमानदार होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। और बोल आप तब पाओगे जब आप खुद ईमानदार रहोगे। ईमानदारी दिखाइए थोड़ी सी, समझदार बच्चे बनिए, अच्छे बच्चे बनिए। ठीक है? हाँ, करें शुरू फिर दोबारा। हाँ, तो क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज हैं? इक्वेटर पर। अब इक्वेटर पर प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है कि भाई जो डॉट है वो सेंट्रोमियर है, ये बीच वाला, ये वाला, ये कहां पर प्रेजेंट है? और आर्म्स किस तरफ है? टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने हैं? सही है बात या नहीं? तो यहां पर भी केस यही चल रहा है कि बोलो 1 क्रोमोसोम और कितने डीएनए? तो क्रोमोसोम कितने हैं? 4। एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने हैं? एक जैसे क्रोमोसोम कितने? तो 2 क्रोमोसोम में डीएनए कितने? तो आप बताओ ना कि डीएनए के अमाउंट कितने? तो इसका मतलब जो G2 में था वही प्रोफेज में और वही मेटाफेज में। अब आप बताओ एनसीईआरटी ने इसे अर्ली मेटाफेज क्यों नहीं लिखा? मेटा का मतलब होता है बायोलॉजी में मिड, बीच में। और मेटाफेज का मतलब है कि क्रोमोसोम का सेल के बीच में, सेल के इक्वेटर पर, सेल के मिड में अरेंज हो जाना। तो क्या ये मेटाफेज है? क्या ये मेटाफेज है? नहीं। क्रोमोसोम अगर सेंटर के आसपास भी होते तो हम कह देते कि हाँ यार मेटाफेज है, लेकिन स्लाइटली है। लेकिन यहां क्रोमोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में रैंडमली फैले हुए हैं ना। लेकिन आप सोचो, ये सेल के इक्वेटर पर आएंगे कैसे? स्पिंडल फाइबर लाएंगे। तो स्पिंडल फाइबर कब लाएंगे? जब क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पर जुड़ेंगे। और ट्रांजिशन का मतलब होता है कि भाई दो फेज के बीच की फेज, बोलो प्रोफेज तो हो गई खत्म और मेटाफेज आने वाली है, तो उसके बीच की फेज को क्या बोला गया?
कि भाई क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर पर जुड़ गए हैं, अब ये इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। और जब इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा? जब इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा? समझ रहे हैं बात अच्छे से? पक्का? बढ़िया से ना? बढ़ू आगे? यहां तो कोई दिक्कत? कुछ पूछ रहे हैं? एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 164 है, 165 है, मेटाफेज है। चलिए पढ़ना शुरू करो। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है। एनसीईआरटी खोल लीजिए अभी के अभी। फिर आगे क्या कह रहा है? हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर डिसॉल्व हो गई है तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो गए हैं? स्प्रेड हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स कंप्लीट एंड दे कैन बी ऑब्जर्व इजिली अंडर द माइक्रो। और आप याद रखिए, जब मैंने क्रोमोसोम पढ़ाया था तब भी ये बात बोली थी, आज भी बोल रहा हूं कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड होते हैं और अपनी रियल साइज और शेप में आ जाते हैं। इसलिए क्रोमोसोम की स्टडी हमेशा कब होती है? क्रोमोसोम के नंबर हमेशा कहां काउंट किए जाते हैं? हाँ, तो आप बताइए क्रोमोसोमल स्टडीज क्या बोलेंगे? क्रोमोसोमल स्टडीज इन मेटाफेज। अब मेटाफेज में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी काउंट किए जाते हैं। अच्छा, ह्यूमन सेल में टोटल क्रोमोसोम कितने, कहां पता चला? मेटाफेज में। क्योंकि न्यूक्लियस में तो क्रोमेटिन फाइबर आप काउंट ही नहीं कर पाते। काउंट आप कर पाते हैं क्रोमोसोम्स को। और क्रोमोसोम्स को काउंट भी कौन सी फेज में करते हैं? क्योंकि एक सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो सारे कहां आकर अरेंज हो जाते हैं? इक्वेटर पर। कहां पर आकर अरेंज हो जाते हैं? इक्वेटर पर। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम्स मोस्ट इजीली स्टडीड। यस और नो? फिर लिखा कि एट दिस स्टेज द मेटाफेज क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ द टू विच आर हेल्ड टुगेदर बाय। ये ऊपर वाला डायग्राम देखो आप, इसमें दो क्रोमेटिड है। एक क्रोमेटिड तो ये हुआ, सही है, और एक क्रोमेटिड ये हुआ। एक डीएनए को एक क्रोमेटिड कहते हैं ना हम। तो कितने क्रोमेटिड हैं और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? आगे बढ़ो। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड एज, एंड दीज स्ट्रक्चर्स सर्व एट द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ। ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये होना चाहिए फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये गलत लिखा हुआ है। स्पिंडल फाइबर फॉर्म बाय स्पिंडल फाइबर नहीं, स्पिंडल फाइबर ब्रैकेट में लिखा है फॉर्म बाय। तो बाय के बाद स्पिंडल फाइबर काट के क्या लिखेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या बोलेंगे? हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ब्रैकेट के अंदर। ये मेंशन गलत हो गया, एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है ये। तो स्पिंडल फाइबर्स ब्रैकेट में लिखा है फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्लियर है बात? यस और नो? अच्छे से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द of the cell, hence the metaphase is by all the chromosomes coming to lie at the with one of each connected by of the spindle fiber from the and its sister chromatid by kinetochore to spindle fiber from। ये देखो ना, एक स्पिंडल फाइबर इधर से इस काइनेटोकोर के साथ और एक स्पिंडल फाइबर इधर से इस काइनेटोकोर के साथ। दोनों पोल से एक एक काइनेटोकोर एक एक स्पिंडल फाइबर जुड़ता है। हाँ या ना? आगे बढ़ो। ये पूरा का पूरा ये जो लेन है क्रोमोसोम्स, किसको क्या बोलेंगे? आगे बढ़ो।
पहला स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द, और दूसरा क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल। मैंने कहा ना, कहीं इक्वेटर कहीं स्पिंडल इक्वेटर, आप दुखी मत होइएगा, क्योंकि इक्वेटर का डिसीजन कौन लेता है? हाँ, तो सेल का इक्वेटर कौन डिसाइड करता है? स्पिंडल फाइबर। इक्वेटर स्पिंडल फाइबर डिसाइड करते हैं, इसलिए इसको स्पिंडल इक्वेटर भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल ऑफ द बोथ पोल। और स्पिंडल फाइबर कैसे करते हैं ये काम? जो लंबे होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जो छोटे होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स आकर अरेंज हो जाते हैं कहां पर? इक्वेटर पर। ये मेटाफेज है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो खड़े हो जाओ। है कोई? कोई नहीं? बट लाइन में क्रोमोसोम अरेंज है, बस ये जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स की एक लेन, इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं। बस। और बताओ। हाँ, तो सेंट्रोमियर जो होता है उसमें दो काइनेटोकोर होते हैं ना, जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब मेरे को तो बाहर से दिख रहे हैं, अंदर से थोड़ी दिख रहे हैं। तो तू तेरे हाथ में ना यहाँ पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रख, और दोनों हाथों को ऐसे बंद कर ले, तो बता मुझे क्या दिख रहे हैं, हाथ या कागज? तो बस सरफेस पे दो प्रोटीन डिस्क दिख रही है ना मेरे को। और स्पिंडल फाइबर कहाँ आके जुड़ेंगे? इसी सरफेस के साथ। अंदर वाले हिस्से से जुड़ने में रहे, क्योंकि वहां पर तो ये दोनों जुड़े हुए हैं। हाँ जी। हाँ, ऐसे ऐसे। यहाँ पर क्या है, जो जो सेल हम दिखा रहे हैं ना, इसके अंदर क्रोमोसोम, ये जो मैंने दिखाया ना, यूं यूं ही है। ये एक डीएनए है और ये दूसरा डीएनए है। इसका मतलब इधर एक ये डीएनए है और दूसरा एक ये डीएनए। इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, आर्म्स टुवर्ड द पोल्स। बड़े भी आगे। हाँ बेटा। सिस्टर इसलिए बोलते हैं, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। सिस्टर और नॉन सिस्टर में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, लेकिन मियोसिस में अभी नहीं। क्योंकि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर पढ़ाऊंगा, तो वहां बार बार मुझे बोलना पड़ेगा, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो मैं होमोलोगस, नॉन सिस्टर, सिस्टर, ये टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। अभी के लिए आप समझ जाओ कि एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितने हैं, बस। तेरे को क्या लग रहा है मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको? मैं तेरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर अगले पेज पे लेके जाऊंगा इसको। बार बार मेरे को पीछे नहीं जाना पड़ेगा ना, आप थोड़ा सा यहीं से आइडिया लगा पाएंगे। क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पर अरेंज है। अरेंज है, तो इसके बाद जो फेज आएगी उस फेज का नाम क्या है? सही है। और एनाफेज में दो, एक अर्ली और दूसरी। और मजे की बात बताऊं, एनाफेज में टाइम ही नहीं लगता, बोलो चुटकी बजाओ, बस हो गया एनाफेज, इतने में काम हो जाता है। समझ रहे हैं बात या नहीं? एनाफेज बोलो, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ द एम फेज। छोटे छोटे दो काम होने हैं, खत्म, बस। तो स्मॉलेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, स्मॉलेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। हाँ, और एम फेज के लिए भी एनाफेज ही याद करनी है आपको। ठीक है सर, एनसीईआरटी के डायग्राम में क्रोमोसोम हॉरिजॉन्टली अरेंज हैं, ऐसा क्यों? हॉरिजॉन्टली अरेंज है मतलब, तो हॉरिजॉन्टल तो सही तो है अरेंज, इक्वेटोरियल प्लेट पे तो आए हैं क्रोमोसोम। इसमें क्या डाउट है भाई रोहित? मैं समझ नहीं पाया हूँ बात को, कि भाई हॉरिजॉन्टली बनाएंगे ना, अपने 2D पे डायग्राम बना रहे हैं, तो लेन बनेगी, वो कैसे बनेगी? हाँ, सिंपल सी बात है वो तो। वर्टिकल कैसे बनाए इनको? वर्टिकल बनाओगे तो पोल साइडों में डिसाइड हो जाएंगे आपके। आप पोल डिसाइड करोगे, पोल किधर डिसाइड कर रहे हो? आप इधर और इधर अरेंज करोगे, मतलब पोल इधर बना रहे हो, सेंट्रियोल इधर लेकर जा रहे हो। मतलब जो डायग्राम आपने यूं बनाया एनसीईआरटी के अंदर, अगर उस डायग्राम को आप यूं बनाओ और ऐसे कर दो इनको, तो क्रोमोसोम्स को यहाँ वर्टिकल अरेंज कर दोगे आप, है ना? मेरे डायग्राम से वेरी नहीं करता है, मेरे डायग्राम से मैच करता है। वहां पर भी क्रोमोसोम्स ऐसे ही अरेंज है, बस वो डायग्राम कंप्यूटराइज्ड है और ये हाथ से बना हुआ है, फर्क इतना सही है बस। है ना? उसमें भी आप अगर देखेंगे तो सेंट्रियोल इसी पोल पर है दोनों पर, और क्रोमोसोम बिल्कुल बीच में ऐसे लेन में। सही है बात या नहीं? हाँ, और इसलिए मैं
क्रोमोसोम का जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ वो भी 4 क्रोमोसोम का लेके चल रहा हूँ, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी के अंदर 4 ही क्रोमोसोम दिखाए हैं और उसमें भी 2 छोटे और 2 लंबे दिखाए हैं, इसलिए मैंने डायग्राम भी वैसा ही बनाया ताकि आपकी बातें सारी मैच कर जाए एनसीईआरटी के साथ। सही है, बढ़े आगे। ठीक है, गर्दनें ऊपर सबकी। अर्ली और लेट प्रोफेज की बात चल रही है, तो आपको समझना है इसमें क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना बच्चे, जो क्रोमोसोम्स को लाकर कहां अरेंज करते हैं, इक्वेटर पर। कहां पर? इक्वेटर पर अरेंज करते हैं। सही है बात या नहीं? अब इक्वेटर पर जो सेंट्रोमियर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इक्वेटर पर जो सेंट्रोमियर होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, किसमें बोलो, काइनेटोकोर्स में। देखो, ये काइनेटोकोर्स जो थे वो क्या हो गए, यहां पर सेपरेट हो गए। इधर क्या है, सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम कहते हैं आप। इनके चारों तरफ ये क्या बना रहा हूं मैं, और एस्टर से क्या निकल रहे हैं, यहां कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर भी होंगे, लेकिन मैं बना नहीं रहा क्योंकि मुझे मतलब सिर्फ क्रोमोसोमल से ही है। तो ये कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर पे तो क्रोमोसोम जुड़ते ही नहीं ना, हमने पढ़ा था अभी यहीं पर। सही है बात या नहीं? हाँ, कि जो कंटिन्यूस वाले होते हैं उनके ऊपर स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़ते, क्रोमोसोम नहीं जुड़ते, ये वाले। ठीक है बात या नहीं? तो बताइए कि ये क्रोमोसोम्स थे, अब इनके सेंट्रोमियर क्या हो चुके हैं, स्प्लिट हो चुके हैं। सही है बात या नहीं? बिल्कुल। आप इधर आओ मेरे पास दोनों, आई कार्ड निकालो गले से बाहर, आ जाओ, यहाँ आ जाओ एक बच्चा, आप इधर आ जाओ। आई कार्ड का ये पकड़ के रखो, आप आई कार्ड का अपने पास, रिबन मेरे को दे दो। ये एक काइनेटोकोर, इसको पकड़, ये एक काइनेटोकोर है, ये दूसरा काइनेटोकोर है, इसके साथ स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं। एक पोल से एक स्पिंडल फाइबर आ रहा है, दिख रहा है, ये रिबन स्पिंडल फाइबर है। दूसरे पोल से ये आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? थोड़े हाथ ऊपर करके मेरे बराबर करो हाथ, यूं। सही है बात या नहीं? अब आप खींचो, और खींचो। देखो अब क्या हो गया ये, हाँ, इसका मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट कैसे हुआ, स्पिंडल फाइबर्स ने खींचा। यस और नो? हाँ, ये सुनने और देखने में बात बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन बिल्कुल गलत है, इसको याद नहीं करना, क्योंकि बच्चे ऐसा याद करते हैं इसलिए पहले करके दिखाया। नहीं समझ रहे मेरी बात? आप बताना कि स्पिंडल फाइबर जब यहां आके जुड़ते हैं ना, हाँ या ना, तो क्रोमोसोम को कहां अरेंज करवाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर। यस और नो? हाँ या ना? अब आप बताइए कि यहां इसका अलग होना, सेंट्रोमियर के दोनों काइनेटोकोर्स का, इसमें स्पिंडल फाइबर्स का कोई रोल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बताइए, ये तो प्रोटीन है, आपस में बॉन्डिंग कर रखी है इसने, तो यहां एक एंजाइम काम करता है जो इनको सेपरेट करता है। तो बोलिए, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर इनटू टू काइनेटोकोर्स इज एन एंजाइमेटिक प्रोसेस। इसका मतलब अगर स्पिंडल फाइबर ना भी हो तो भी सेंट्रोमियर काइनेटोकोर्स में स्प्लिट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से। मतलब स्पिंडल फाइबर अगर ना भी हो तो भी, एग्जैक्टली exactly। तो आप बताइए कि जो स्प्लिटिंग है वो स्पिंडल फाइबर्स का काम है क्या? तो क्या स्पिंडल फाइबर के बिना भी स्प्लिटिंग है? क्यों है? क्योंकि एंजाइम काम करता है, तो एंजाइमेटिक प्रोसेस है ये। सही है बात या नहीं? अब ये अलग हो गए, हो गए। अब खींचो, एग्जैक्टली exactly। तो पहले सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है दो डॉटर काइनेटोकोर्स में, और उसके बाद स्पिंडल फाइबर उनको लेकर जाते हैं अपोजिट पोल्स पर। क्लियर है बात या नहीं? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ आई है बात? हाँ या ना? अच्छे से। कि पहले एंजाइम सेंट्रोमियर को स्प्लिट करेगा टू डॉटर काइनेटोकोर्स में, और उसके बाद अपोजिट पोल पर खींचा जाएगा। क्लियर है बात? बैठो, चलिए आगे बढ़े। तो अब बताइए कि जब इनको क्रोमोसोम्स को खींचा जाएगा अपोजिट पोल पर, तो ये क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल की तरफ चलेंगे।
आपने कभी पॉपकॉर्न खाए हैं? पॉपकॉर्न बहुत हल्के होते हैं नहीं? प्लेट में खाते हो, टब में, या मतलब बाउल या टब जिसको बोलते हैं हमने, बकेट भी बोल देते हैं, टब भी बोल देते हैं, बड़ा हो तो, है ना? कभी फैमिली पैक लेते हैं तो बड़ा सारा प्लेट में रख के खाएंगे पॉपकॉर्न आपने? है, और फिर फैन ऑन कर देते हो? नहीं करते ना ऐसा आप? सेम होता है बच्चे का माइंड और उसका नॉलेज। जो वो बकेट है, जो टब है, जो बाउल है बच्चे, वो आपका माइंड है, और उसमें पड़ा जो पॉपकॉर्न है ना, वो आपका नॉलेज है, वो आपका ज्ञान है। और बच्चे का माइंड जो होता है शुरू के दिनों में प्लेट जैसा होता है, हवा चलती है पॉपकॉर्न उड़ने लगते हैं। तो जैसे अभी किसी का फोन बजा, ट्यून बजी, बसते सब डिस्ट्रैक्ट हो गए, एक झटके में सबके सब डिस्ट्रैक्शन में आ गए कि ओहो कौन सा गाना है, सोचने भी लग गए, है ना? गाने के शब्द अगर सुन जाए, नहीं समझ रहे आप मेरी बात? अगर बाहर कहीं दूर गाना बज रहा है, उसकी वीडियो अपने आप ही चलने लग जाती है, अगर आपने देखा हुआ है तो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? कितने जल्दी डिस्ट्रक्शन कहते हैं इसको हम। तो मतलब हमारा नॉलेज इतना हल्का होता है, हम इस एज में है, और अभी हमारा जो माइंड है वो कैसा है? प्लेट जैसा है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको क्या करके रखिए, हाँ, ताकि बाहर की जो चीजें हैं वो आप पर जल्दी से इफेक्ट ना डाले, और जिस दिन ऐसा होने लगेगा ना बच्चे, आपकी कंसंट्रेशन पावर अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो प्लीज अपने आप नॉलेज को, वो हल्का ही होता है, सच बात है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं कहूँ कि भाई मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ और यहाँ पर आकर कोई नाचने लग जाए और मैं फिर भी पढ़ाता रहूंगा, तो नहीं हो पाएगा मुझसे भी। सच बात है। तो नॉलेज बहुत हल्की चीज होती है बच्चे, चीजें जो दिमाग में रखनी है वो बहुत, और डिस्ट्रक्शन हमें बहुत जल्दी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन उसको कंसंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सिर्फ आप ही कर पाओगे, कोई तीसरा आदमी नहीं। आप बच्चा जाके क्या करता है टीचर से, सर कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही, तो अब सर को ले चलो साथ। किसको बनानी है कंसंट्रेशन? बस सर तो आपसे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, सर आपको अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेटेड रख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? कंसंट्रेशन किसको मेंटेन करनी पड़ेगी? हाँ, आप अंदर से कैसे हैं तो सिर्फ आपको पता है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? यस और नो? हाँ, तो वो वाली बात है। इसलिए प्लीज, तो जब हम बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल में जैसे ही सेंट्रोमियर क्या हुआ, स्प्लिट, स्प्लिट हुआ, तो बोलो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल पर ले जाया गया। अब आप बताओ कि जब स्पिंडल फाइबर यहाँ क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर क्या हो रहे हैं, और जो क्रोमोसोम है उनको अपोजिट पोल पर लेकर जा रहे हो आप, हाँ या ना? तो छोटे कैसे हो रहे हैं कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के स्पिंडल फाइबर है ना, वो क्या हो रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, पहले बताई थी मैंने ये बात। हाँ, इसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। सही है बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। जब आप सोचोगे जब ये क्या हो गया था, पॉलीमर बन गया था, तब तो स्पिंडल फाइबर था, और जब ये टूट रहा है तो छोटा हो रहा है। मैंने अभी भी समझाया था कि 10 होंगे तो लंबा, 15 होंगे तो और लंबा। तो माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ते और हटते हैं, तो यहाँ हट रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही नहीं ना ये प्रोटीन। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो स्पिंडल फाइबर कैसा हो गया, छोटा हो गया, जिससे क्रोमोसोम कहाँ चले गए, अपोजिट पोल पर। और ये जो लाइन खींच रहा हूं बच्चे में, ये क्या है, क्या है? अब मजे की बात सोचो आप। नहीं नहीं, प्लेट प्लेट मत बोलो, इक्वेटर बोलो। प्लेट तो तब थी जब क्रोमोसोम थे। भाई गर्दन नीचे करके बोलेगा तो पता नहीं चलेगा? तेरे को नहीं कर रहा, पड़ोसी को कर रहा हूं। तो सारी बातें तो खुद पे ही को ले रहा है आज। ये आते मैंने क्लास लगा दी, तेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई अब सर मेरे पे मतलब कोई ऐसा कुछ खुंदक निकाल रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया में बहाने खूब सारे हैं हमारे पास, लेकिन अगर हम कंसंट्रेट करेंगे ना बच्चे पढ़ाई पर, तो शानदार होगा सब कुछ। ध्यान रखना ये बात। और ये 1 साल आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करता है, ये भी ध्यान रखना। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बहुत सारे बच्चे जैसे अभी एग्जाम देकर आए हैं, तो बहुत सारों को तो ये लग रहा है कि यार 1 साल, 1 साल, है ना, इससे बढ़िया है कि मैं रशिया चला जाता हूँ, इससे बढ़िया है कि मैं वहां से कर आता हूँ एमबीबीएस, इससे बढ़िया है कि मैं प्राइवेट कर लूँ, घर वालों के पास पैसा खूब है, कर लो। मैं मना ही नहीं करता। डिग्री हमेशा हाथ में एमबीबीएस की ही आनी है, चाहे आप प्राइवेट से करो, कहीं से भी करो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से करो। लेकिन 5 साल बाद की जो लाइफ होगी ना बच्चे, उसको कंपेयर करना। जब आप एक अच्छे
गवर्नमेंट कॉलेज से निकलते डॉक्टर बन के, तो आपके आसपास जितने भी डॉक्टर निकलेंगे वो सारे ही शानदार होंगे। तो आप सोच के देखो कि उन 5 सालों के अंदर आप कितने डॉक्टर्स के साथ अपना रिलेशन डेवलप कर लोगे। और जब बाहर निकलोगे ना, तो सारे अच्छे डॉक्टर्स का आपका एक खुद का सर्कल होगा। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और आप बाहर से एमबीबीएस करके आओगे ना जब, तो वो रिलेशन आपको 5 साल बाद डेवलप करना शुरू करना है। और यहाँ ड्यूरिंग 5 ईयर्स ही आपने रिलेशन डेवलप कर लिए कि ये मेरा सीनियर है, ये मेरा जूनियर है, ये मेरा क्लासमेट है, मेरा क्लास फेलो है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो मैं आपको बताऊं, सर्वाइवल के लिए फ्यूचर में आपको हमेशा एक अच्छा क्या चाहिए होगा, एनवायरमेंट, एक सर्कल चाहिए होगा। वो सर्कल हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज से मिलता है, इसलिए लोग उधर भागते हैं। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? पैसा होने से या प्राइवेट सीट ले लेने से आप कंपटीशन वाली भावना तो आप में से निकल ही गई ना। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और कंपटीशन में आप, ऐसा नहीं है कि आप ड्रॉप ले रहे हो या आपके नंबर कम आए हैं तो आप फेल हो गए ना। फेल थोड़ी है। फेल और पास तो तब थे जब 12th तक एग्जाम दे रहे थे बोर्ड के। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? कंपटीशन में ये होता है कि मौका मिला है या नहीं मिला है, अब नहीं मिला अगले साल मिलेगा। तो ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये बुरी कब बनेगी, जब इस 1 साल के अंदर आप मेहनत अच्छे से नहीं करेंगे। तो प्लीज मुझे, इसलिए मेरे को छोटी छोटी बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे को कोई लड़का लड़की बाहर रोड पे भी मिल जाता है तो मैं अगले दिन क्लास में क्लास लगा ही देता हूँ उसकी कि भाई क्या कर रहे थे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और मेरा ये हक है बच्चे, अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो फिर कौन समझाएगा। और मैंने हमेशा कहा है कि आंखों में देखा हुआ जहर जो होता है ना बच्चे, वो पिया नहीं जाता। ये सामने अगर दिख जाए मेरे को कि यार पानी जो आपने मेरे लिए गिलास में भरा था उस गिलास में पहले से कचरा था, तो बताओ मैं पानी को पीऊंगा क्या? फिर वही बात है। तो आंखों से देखा हुआ जहर उगला नहीं जाता, पिया नहीं जाता, इसलिए ध्यान रखिए चीजों पर। तो क्रोमोसोम यहाँ कितने हो गए टोटल, बोलो 8। चारों अलग हो गए, बोलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 टोटल अलग हो गए। लेकिन मजे की बात बताऊं, एनाफेज में एक क्रोमोसोम जो है उसमें डीएनए एक ही रह गया, क्योंकि दोनों डीएनए एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। अब आप बताओ टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 4 और 4, तो बोलो कंडीशन बन गई 4n = 2। लेकिन अब आप सोचो, एक जैसे क्रोमोसोम 1 2 3 और, तो बोलो डीएनए की अमाउंट तो वही रही ना, सेम टू सेम। बस क्रोमोसोम के नंबर क्या हो गए। अच्छा एक बात बताओ, क्रोमोसोम डुप्लीकेट कब होते हैं, एस फेज में। डीएनए और क्रोमोसोम एक ही बात है। डुप्लीकेट कब होते हैं, सेपरेट कब होते हैं। एग्जैक्टली exactly, इसका ध्यान रखिएगा आप। सेपरेट कब होते हैं, डुप्लीकेट कब होते हैं। एनसीईआरटी खोलो आप, पेज नंबर 172 है। बहुत सारे बच्चे तो इस लाइन पे ध्यान ही नहीं देते। 171, क्या कर रहा हूं मैं आज। वन पे ना समरी है, ऊपर से लाइन पढ़ो 6 नंबर। एस फेज मार्क्स एज डीएनए रेप्लिकेशन एंड, हाँ बच्चा पता है क्या कहता है, सर एस फेज में तो डीएनए डबल हुआ था ना, क्रोमोसोम थोड़ी। तो मैंने कहा मैं कब कह रहा हूं कि क्रोमोसोम डबल हो गए, मैं कह रहा हूं क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए। डबल तो तब होंगे जब वो सेपरेट हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो डीएनए क्रोमोसोम या क्रोमेटीन का डुप्लीकेशन कब हुआ, सेपरेशन कब हुआ। एग्जैक्टली exactly. समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और एक बात और याद रखनी है, पूछो क्या, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर किस तरफ है, और आर्म्स, और मेटाफेज में आर्म्स किस तरफ थी, और इक्वेटर पर कौन था। हाँ ये भी एनाफेज और मेटाफेज का डिफरेंस है, और एनसीईआरटी की लाइन है। चलो एनाफेज पढ़ते हैं, करें शुरू, करो शुरू, क्या कर रहा है। एट द सेल ईच क्रोमोसोम is split simultaneously and two daughter now referred as, अब आप बताइए कि अब तक तो क्रोमोसोम था डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम, और यहां है बोलो सिंगल क्रोमेटेड।
सही है बात या नहीं? कैसा है? सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम। सही है बात या नहीं? आगे बढ़ो, आगे फर्दर न्यूक्लियर बिगिन द माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट एज ईच chromosome move away from the of each chromosome toward the and hence the leading edge with the, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से। हाँ इधर आ बेटा, तू इधर आ मेरे पास, यहाँ पे आ, इधर उधर फेस कर। ये क्रोमोसोम है, इसके पैर एंड है और सिर एंड है। सही है बात या नहीं? तो मैं यहां से पकड़ के खींचू इसको, इस जगह से, सेंटर से बिल्कुल, तो ये वाला हिस्सा किस तरफ रहा और पैर भी किस तरफ रहे, और जिस हिस्से को पुल कर रहे हैं वही हिस्सा तो इधर की तरफ आएगा ना। तो आप बताओ कि सेंट्रोमियर को या काइनेटोकोर को मैं पुल कर रहा हूं, तो आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग मतलब खिसक रही है, कि पीछे पीछे आ रही है कौन? आर्म्स। तो ट्रेलिंग बिहाइंड का मतलब है कि आर्म्स किस तरफ है? नहीं नहीं, इक्वेटर की तरफ। आगे को वो हिस्सा होता है जिस तरफ चल रहे हैं, है ना? तो बताओ आर्म्स किस तरफ है? एग्जैक्टली exactly। और सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर किस तरफ है? क्लियर है बात आपको? पेज पलटो फिर आगे बढ़ो। थैंक यू बच्चों। यहां कह रहा है कि फॉलोइंग इवेंट्स दो छोटे छोटे, पहला सेंट्रोमियर स्प्लिट इनटू, और फिर कह रहा है कि क्रोमेटिड मूव टुवर्ड द अपोजिट। अब यहां क्या है, क्रोमोसोम की शेप जो है ना, शेप वो स्टडी की जाती है। समझ रहे हैं बात या नहीं? अब क्रोमोसोम शेप के बेसिस पर हमने पढ़े थे चार, ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। हाँ या ना? बोलो। अगर तो है वी शेप तो मेटासेंट्रिक, अगर है एल शेप तो सब मेटासेंट्रिक, अगर है जे शेप एक्रोसेंट्रिक, और अगर है आई शेप, हाँ ऐसे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से, पक्का? प्रॉब्लम? बढ़े फिर आगे। वी कैसा है? एल, जे और आई। हाँ बेटा, आजा मेरे पास, आजा तू इधर भाग के। ये ना फेज मेटाफेज है। इसमें टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? एक, दो, तीन और चार। एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने हैं और एक जैसे क्रोमोसोम कितने हैं? सही है। तो दो क्रोमोसोम में डीएनए बता, पक्का? और एक क्रोमोसोम में डीएनए बता। तो क्रोमोसोम टोटल कितने? और डीएनए 8। क्लियर है बात? 8 डीएनए के लिए मैं 4C बोल रहा हूं, और 4 क्रोमोसोम के लिए 2N। उसके लिए क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है बच्चे। ये बात मैं आज से 4 दिन छुट्टियों से पहले बता दी थी मैं क्रोमोसोम पढ़ाते टाइम। जब मैं क्रोमोसोम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो क्रोमेटिन एक दूसरे के कॉपी होते हैं, है ना, ऐसी सेल को डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसमें क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, और जब भी पेयर में होंगे तो उसे हम 2N बोलेंगे। क्रोमोसोम की एक कॉपी को N और दो कॉपीज को, तो आप बता हर एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? तो इसलिए मैं 2N लिखूंगा। टोटल कितने हैं? 4। तो मैं सामने 4 लिख रहा हूं, 2N इज इक्वल टू 4। सही है। 4 का मतलब होगा दो पेयर है, और ह्यूमन सेल के लिए लिखेगा 2N इज इक्वल टू 46। इसका मतलब पेयर कितने? 23। सही है बात? यहां तक तो क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? अब इधर आ देख, यहां सेंट्रोमियर हुआ स्प्लिट, हुआ ना? टोटल क्रोमोसोम काउंट कर, 8। तो मैंने क्या लिखा? हर एक की कॉपी 4 हो गई है। सही है। लेकिन एक क्रोमोसोम में डीएनए कितना है? एक है ना? टोटल डीएनए काउंट कर, पूरे सेल में जा काउंट कर तू तो। 8 ना? इधर देख कितने क्रोमोसोम है, एक में डीएनए, टोटल डीएनए 8। 8 डीएनए के लिए क्या लिख रहा हूं? इसमें कोई दिक्कत?
इधर टोटल क्रोमोसोम कितने, टोटल डीएनए कितने, तो बस क्रोमोसोम के नंबर 4 से 8 हो गए, लेकिन डीएनए तो उतना ही है ना। सही है बात या नहीं? हाँ, एग्जामिनर अगर और टफनेस बढ़ाए क्वेश्चन की तो क्या करेगा, ड्यूरिंग मेटाफेज 1 क्रोमोसोम 2 डीएनए, ड्यूरिंग एनाफेज 1 क्रोमोसोम 1 डीएनए। तो वो कंपैरिजन देगा कि इन एनाफेज chromosomes have half DNA as compared to metaphase chromosome। तो ये बात या नहीं? या फिर वो लिखेगा, बेटा तू पढ़ाई पे ध्यान दे, हर बार गर्दन पीछे घूम जाती है तेरी। या फिर वो लिखेगा कि मेटाफेज क्रोमोसोम हैव डबल डीएनए या डबल अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू क्रोमोसोम्स ऑफ एनाफेज। सही है बात या नहीं? क्योंकि मेटाफेज के अंदर एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने होते हैं, 2, और एनाफेज में, क्लियर है बात या नहीं? तो कैसा भी घुमाए एग्जामिनर क्वेश्चन हम तो ठीक ही करके आएंगे, यहां तो कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अच्छा, कितने बच्चों को प्रोफेज अच्छे से याद है? विवेक कह रहे हैं कि लेट एनाफेज में कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स का फेट क्या होगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मैं कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर नहीं बना रहा हूं, तो इनका फेट मैं बहुत बढ़िया से बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। एनाफेज भी पढ़ लिया हमने। अच्छा, कितने बच्चों को प्रोफेज याद है? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो प्रोफेज के इवेंट्स जल्दी से आप लिख दीजिए मुझे, मैं सारे कमेंट पढ़ लूंगा। और जो यहां बैठे हैं वो मुझे हाथ उठा के बताइए, कल तूने ऑनलाइन क्लास ली थी? नहीं ली थी ना? हाँ, तो कितने बच्चे हैं जो प्रोफेज के इवेंट्स बताएंगे मुझे? कल पढ़े थे हमने प्रोफेज के इवेंट्स। हाँ बेटा बोलो, बैठे बैठे बोल दो। और क्रोमोसोम बनाते हैं, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो एस फेज में होता है। हाँ ऐसे, और स्पिंडल फाइबर अरेंज होते हैं। हाँ जी, हाँ जैसे कि ईआर है, गोल्जी बॉडी है, और न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाती है। हाँ या ना? बस इन सबको दोबारा बना दो, ड्रामेटिक फेज रिफॉर्मेशन। जो गायब हुआ है वो वापस आएगा, और जो कंडेंस हुआ है वो डीकंडेंस होगा। जो क्रोमोसोम बने हैं वो क्रोमेटीन हो जाएंगे, जो क्रोमोसोम बने हैं वो क्रोमेटीन हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। नीतू ने लिखा है कि डिसअपियर ऑफ द ऑर्गन्स। नीतू गलत लिख दिया तूने बेटा, ऑर्गन्स नहीं, ऑर्गेनलीज। ऑर्गन तो बॉडी के होते हैं, सेल में ऑर्गेनलीज होते हैं। सही है। नंदनी कह रही है कि कंडेंसेशन और डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित कह रहा है कि क्रोमोसोम नहीं हो, क्रोमोसोम। कोई बात नहीं, वो टाइपिंग फास्ट करते हैं, इधर उधर हो जाता है। आर कंडेंस एंड डिसअपियर ऑफ ऑर्गेनलीज। बिल्कुल रोहित, शाबाश, सही लिख रहे हैं ये लोग भी। तो इन सब का उल्टा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टीलोफेज। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? ठीक है, शुरू करते हैं टीलोफेज को। चलिए, टीलोफेज में भी दो चीजें याद करनी है, बोलो, अर्ली और लेट। सही है बात या नहीं? तो बोलो अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज। सही है। ये सारे इवेंट्स जो हमने पढ़े, ये अगर बस होना स्टार्ट हुए हैं तो अर्ली टीलोफेज है, हो गए हैं तो लेट टीलोफेज है। सही है बात या नहीं? यहां क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स थे ना, वो अपोजिट पोल पर आकर, बोलो, डीकंडेंस होने लगे, तो लंबे और पतले होने लग गए। क्या होने लग गए? लंबे और पतले। इधर भी डीकंडेंसेशन से लंबे और पतले होने लगे। इनके चारों तरफ फॉर्मेशन शुरू हो गया किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और मजे की बात यह है कि न्यूक्लियर एनवलप को बनवाता कौन है? ईआर। उसमें भी आर ई आर। सही है बात या नहीं? तो बोलो, जो सेल ऑर्गेनल गायब हुए थे वो भी बनने लग गए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स जो हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ अरेंज होने लगते हैं,
और फॉर्मेशन करते हैं किसका, न्यूक्लियर एनवेलप का। सही है बात या नहीं, यस और नो। और जब आप लेट में जाएंगे तो लेट में आप बताएंगे कि भाई इधर न्यूक्लियस बन चुका है, इधर भी न्यूक्लियस बन चुका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल भी आ गए हैं, और क्रोमेटिन फाइबर्स बन गए और क्रोमेटिन नेट बन गया। क्या बन गया, क्रोमेटिन नेट बन गया। तो इधर इन न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि भाई 1 क्रोमेटिन 1 डीएनए, टोटल कितने, तो 2n इज इक्वल टू, एक में एक ही डीएनए है ना, तो एक जैसी कितनी कॉपी। तो आप देखो ना मदर सेल कैसी थी, बोलो मदर सेल थी 2n इज इक्वल टू 4 और डीएनए के अमाउंट 2c। इधर भी यही है, इधर जो दो ये वाले न्यूक्लियस बने वो भी यही बने कि 1 क्रोमेटिन 1 डीएनए, हाँ या ना, तो 2n इज इक्वल टू, और डीएनए की अमाउंट सेम एज मदर सेल, दो न्यूक्लियस बन गए। अब आप बताएंगे कि भाई ये वाला जो पोर्शन है यहां से क्या शुरू होगा, साइटो और दो डोटर सेल्स बनेंगे, टीलोफेज हो गया, रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रही है एनसीईआरटी, टीलोफेज में पढ़ते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में कितनी फेजेस हैं, चार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एग्जैक्टली पढ़ना शुरू करेंगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, दैट इज द क्रोमोसोम्स दैट हैव रेडिएट सॉरी रीच्ड देयर, हाँ, रिस्पेक्टिव पोल्स, डीकंडेंस एंड लॉस देयर। अभी तक क्या था, हर एक क्रोमोसोम इंडिविजुअल दिख रहा था हमें, ये एक, ये दो, आप इनको काउंट कर पा रहे थे, इनकी स्ट्रक्चर पढ़ पा रहे थे, इनकी शेप की स्टडी कर पा रहे थे अलग अलग। अब करके दिखाओ ये सारे काम, टीलोफेज में तो दोबारा उलझ गए ये। सही है बात या नहीं, दोबारा उलझ गए तो बोलो लॉस देयर इंडिविजुअलिटी। आगे बढ़ो। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच, सही है बात या नहीं। पर उसके इवेंट्स में पहला क्या लिखा है, क्रोमोसोम क्लस्टर। बोलो क्रोमोसोम क्लस्टर मतलब क्रोमोसोम्स के गुच्छे, कि एक ग्रुप ये एक ग्रुप ये, क्रोमोसोम क्लस्टर अराइव्ड एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। डिस्क्रीट एलिमेंट बोलो अलग अलग दिखने वाले एलिमेंट, सेपरेट, एक एक अकेला अकेला जो दिखता है उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो अभी तक तो क्या था, क्रोमोसोम डिस्क्रीट एलिमेंट थे, अलग अलग दिख रहे थे, काउंट कर पा रहे हो, स्टडी कर पा रहे हो, शेप देख पा रहे हो, स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, सब कुछ, हाँ या ना। लेकिन अब देख पाओगे कि ऐसा कुछ, हाँ, तो डिस्क्रीट एलिमेंट की फॉर्म में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लॉस्ट। आगे बढ़ो। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप अराउंड द क्लस्टर एंड ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर। देखो दोनों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी और इसे ईआर बनाएगा। और लास्ट लाइन में क्या लिखा है, न्यूक्लियोलस गोल्जी बॉडी एंड ईआर रीफॉर्म। ये टीलोफेज हो गई। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो खड़े हो जाओ, और जिसको ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं उनको किसी को प्रॉब्लम हो तो वो भी बताएं। शेप का ओनली अगर शेप पूछी जाए, VLIJ शेप कहां पढ़ते हैं तो एनाफेज में, लेकिन क्रोमोसोम कहां पढ़ते हैं। हाँ, मॉर्फोलॉजी में शेप, साइज, लेंथ, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सब आ जाता है। तो मैंने ये कहा था कि क्रोमोसोमल कंप्लीट स्टडीज जो होती हैं वो मेटाफेज में होती है। लेकिन अगर कभी शेप देखनी हो केवल आपको, तो शेप VLIJ कैसी शेप है वो आपको केवल एनाफेज में पता चलती है। प्रोफेज, एम फेज में सबसे लंबा कौन, प्रोफेज। अरे एम फेज में सबसे लंबा कौन, प्रोफेज। समझ रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे काम है, स्पिंडल फाइबर अरेंज करने हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब करनी है, ईआर गायब करनी है, सब। तो लंबी फेज कौन है, प्रोफेज। स्मॉलेस्ट कौन है, पूरे सेल साइकिल में सबसे लंबी इंटरफेज है, क्योंकि सेल साइकिल में इंटरफेज और एमफेज दोनों आते हैं। क्लियर है बात, बढ़ू आगे, और कोई बात, ठीक है।
एक ही बात है। डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन या क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन एक ही बात है, ठीक है। सेपरेशन अलग है, रेप्लिकेट हो गए हैं, उलझे हुए हैं। रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन का मतलब होता है कॉपी बनी है बस, सेपरेट नहीं हुए। मतलब समझा नहीं मैं। ऐसे मत समझना इसको तू, मतलब वो ऐसे वो अलग चीज में चला गया है वो। ऐसे समझ कि मैं रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन सेल का नहीं, डीएनए का पढ़ा रहा हूं। सेल तो दोनों ही नहीं बनी है, लेकिन ये बोल कि जब एक डीएनए प्रेजेंट है और उससे क्या बन रहा है, दूसरा डीएनए, तो पहले डीएनए का एग्जिस्टेंस है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? उसी से क्या बना है, दूसरा डीएनए। तो डीएनए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब ये बनते हैं तो एक दूसरे पर उलझे हुए होते हैं। तो बन गए कितने, दो, इसको बोलेंगे डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। लेकिन इनका सेपरेशन कब होता है, एनाफेज में। तो मैंने कहा रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन तो सिनोनिमस है, लेकिन सेपरेशन अलग बात है कि दोनों डीएनए डुप्लीकेट होते हैं एस में, अलग होते हैं कहां पर, एनाफेज में। क्लियर है? हाँ बेटा, दोनों न्यूक्लियस बनते हैं। हाँ, मैं इस पे आ रहा हूं अभी, मैं तेरा डाउट क्लियर करता हूँ। इसको लग रहा है कि भाई एक सेल में कितने न्यूक्लियस बन गए, दो, है ना। तो अब क्या ये ज्यादा दिमाग लगा के आरएनए इंटरफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा है कि ये कोई आरएनए बनाए और उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ये बना दे, तो है ना फंक्शनिंग बंद हो जाएगी और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो ज्यादा ज्ञान भी कभी खतर। यार इसको क्लास शुरू होने से पहले ही बदल दिया करो, 3 बार हो गया, मैं काम चला रहा हूँ बस। डल गए। हेलो, आ गई ना आवाज? चलो, तो देखो, इतना टाइम मिला ना आपको, 1-2 मिनट, और किसी ने किताब पढ़ने के बजाय पड़ोसियों से बात करना ज्यादा सही समझा, वो कहता है हम डॉक्टर बनेंगे। चलो, तो टीलोफेज की बात समझ में आई। तो बोलो प्रोफेज को जस्ट रिवर्स करो तो क्या शुरू हो जाता है, टीलोफेज। जितने भी इवेंट्स हमने प्रोफेज में पढ़े हैं उसका सबका रिवर्स करोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनेगी, ईआर दोबारा बनेगा, गोल्जी बॉडी दोबारा बनेगा, न्यूक्लियर फिर से दिखेगा, और क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बन जाएंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, खुशी कह रही है कि सर प्रीवियस स्लाइड में जो आपने शेप बता दीजिए फिर से, यही तो है कि भाई ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है जब वी शेप बनती है, दोनों आर्म की लेंथ सेम है। आर्म रेशो पढ़ा था हमने, क्यू अपॉन पी। क्यू मतलब लॉन्ग आर्म और पी मतलब शॉर्ट आर्म। सही है बात या नहीं? और सब मेटासेंट्रिक में पढ़ना है एल शेप। जे शेप में एक आर्म बहुत लंबी और एक आर्म बहुत छोटी, और आई में तो बोलो आर्म ही एक होती है क्योंकि बिल्कुल टीलोमियर पर होते हैं सेंट्रोमियर। सही है बात या नहीं? सर टेल मी दैट द नंबर ऑफ द सेंट्रोमियर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रोमियर के नंबर जो होते हैं वो 46 रहेंगे, 46 क्रोमोसोम के साथ। लेकिन 46 क्रोमोसोम में 46 सेंट्रोमियर का मतलब हो गया 92 काइनेटोकोर्स। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि 1 सेंट्रोमियर हैज 2 काइनेटोकोर्स। तो क्रोमोसोम अगर 46 है ना बच्चे, तो सेंट्रोमियर कितने बनेंगे? 92। यस और नो? कौन? काइनेटोकोर। और सेंट्रोमियर कितने? 46। और क्रोमोसोम होने के लिए सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होना जरूरी है, वरना आप सिंपल डीएनए को क्रोमोसोम नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चे, उसका नाम है साइटोकाइनेसिस।
बोलो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले ना एक क्वेश्चन पूछा था कि सर लेट एनाफेज में कंटिन्यूस क्रोमोसोम्स कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर्स का फेट क्या है? फेट का मतलब फ्यूचर होता है, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो आप बताइए वो टूटने लगते हैं, क्या होने लगता है? पूछो क्यों? बोलो साइटोकाइनेसिस, बोल दो, स्टार्ट्स एट लेट एनाफेज। लेट एनाफेज से साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है, दिमाग में डाल लो ये बात आप। पूछो कैसे? बोलो इक्वेटर खाली हो गया ना आपका, भी जो क्रोमोसोम मेटाफेज में इक्वेटर पे थे, एनाफेज में स्प्लिट हो गए, क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जाने लग गए, तो इक्वेटर अब आपका क्या है? तो अब आप क्या शुरू कर दो? साइटोकाइनेसिस। इक्वेटर पर साइटोकाइनेसिस चलता रहेगा, अरे हाँ ना तो बोलो। इक्वेटर पर क्या चलता रहेगा? साइटोकाइनेसिस चलता रहेगा। तो इधर टीलोफेज कंप्लीट हो रही है, बोलो ऐसे, इधर तो क्या कंप्लीट हो रही है? टीलोफेज। और इधर टीलोफेज कंप्लीट होते होते क्या कंप्लीट हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो बोलो टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियस चलते हैं, बोलो ऐसे। हाँ, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस साइमल्टेनियस चलते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? इससे होगा क्या? बोलो टाइम कम लगेगा। हम साइटोकाइनेसिस प्रोसेस पढ़ते हैं टीलोफेज के, लेकिन होते दोनों साइमल्टेनियसली। इधर टीलोफेज के इवेंट्स हो रहे हैं और उधर साथ में क्या चल रहा है, ताकि टाइम क्या लगे। बोलो बोथ इवेंट्स, बोथ प्रोसेस आर डिफरेंट। डिफरेंट, दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं, दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के होने का टाइम सेम है। ये सेम टू सेम वैसे ही जैसे मम्मी किचन में खाना बनाती है, जब वो सब्जी बनाती है, रोटी बनाती है, तो पहले वो सब्जी बनाना शुरू करती है। जो भी सब्जी बना रही है उसको छीलती हैं, धोएंगी, साफ करेंगी, काटेंगी, फ्राई करेंगी, और फिर बर्तन में उसको, मतलब गैस पे उन्होंने फ्राई करते टाइम उसको ऑन करके छोड़ दिया कि इसको अभी 10-15 मिनट लगेंगे, या अगर वो कुछ और बनाने के लिए 2-3 सीटी लगेंगी, ऐसे बोलती हैं वो। लेकिन तब तक वो बैठती नहीं है, साथ में पैरेलल वो आटा लगा के रोटी बनाना शुरू कर देती है कि इधर सब्जी बन रही है और साथ में क्या बनेगी। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि वो वेट करे कि भाई पहले सब्जी बन जाए फिर मैं रोटी बनाऊंगी, नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो पैरेलली वो काम शुरू कर देते, तो दोनों काम बराबर हो रहे हैं, मतलब टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। वो कह रही है कि किचन का एक्सपीरियंस काफी है सर को, तो मुझे बताना, ये बात पड़ोसी को बताने से थोड़ी फायदा होगा। हाँ सच में है मुझे एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, होना भी चाहिए बच्चे। आजकल का टाइम ऐसा है कि वो टाइम रहा ही नहीं है कि लड़के ये करते हैं लड़कियां वो करती हैं, सब एक जैसा ही करते हैं अब, नहीं समझ रहे आप मेरे बात? हाँ, और ये अब ऐसा टाइम चल रहा है कि जो लड़कियां हैं ना, वो भी आजकल मैं करता हूँ मैं करती हूँ वाले कंडीशन में आ गई हैं। हाँ, घर वालों की इतनी लाडली हो गई हैं। मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, वो भी ऐसे कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं करूंगा नहीं करूंगी, वरना करूंगा। भैया भी तो ऐसे बोलते हैं, नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो कंडीशन आजकल ऐसे चल रही है, तो आजकल काम हर तरह का आना चाहिए आपको, ठीक है ना? हाँ, सुखी रहोगे जिंदगी में। चलो, तो साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में। और आप बताइए कि स्टार्ट हो जाता है कहां पर? लेट एनाफेज बोलो ना यार। हाँ, एनाफेज तो अर्ली भी होती है। लेट एनाफेज में आपको समझना है कि भाई स्पिंडल फाइबर जो है वो टूटने लगते हैं कंटिन्यूस वाले, इक्वेटर फ्री हो जाता है, तो इक्वेटर पर हम साइटोकाइनेसिस शुरू कर देते हैं। इधर टीलोफेज खत्म हो रही है और साथ ही साथ कौन खत्म हो रहा है? हाँ बिल्कुल, समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से बढ़े आगे। पहले मैं आपको एनिमल सेल का सेल डिवीजन बताता हूं, ठीक है? बोलो सेल फरो मेथड किसमें होता है? इन एनिमल सेल। स्पाइडरमैन देखा ना आपने? बस वही कंडीशन है। आप बताइए, सेल, सेल के दोनों पोल्स पर न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट लेयर कौन, और सेल मेम्ब्रेन पता है किस नेचर की है? हाँ, सेमी फ्लूइड। और याद करो, फ्लूइड नेचर और द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट टू द फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन, इंटरसेलुलर जंक्शंस एंड सेल डिवीजन। और मैंने तब बताया था कि एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन बड़ा इजीली हो जाता है मेम्ब्रेन होने की वजह से।
करना क्या है कि आपको ये समझना है कि सेल के साइटोप्लाज्म में सेंटर वाले एरिया के अंदर बहुत सारी प्रोटीन अरेंज होती है, इसे मिड बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? और साथ में आप बताइए कि इसके यहां अंदर की तरफ ना एक प्रोटीन की क्या बनती है? लेयर। प्रोटीन की क्या बनती है? लेयर। जैसे ये वाला पोर्शन आप समझो, 3D पे डायग्राम है, ये अंदर की तरफ ये सेंटर में मिड बॉडी बनेगी, यहां पर क्या बनेगी? और ये प्रोटीन रिंग है अंदर की तरफ। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मतलब ठीक यहां मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ एक प्रोटीन की क्या बन रही है? पेरिफेरल रिंग, साइटोप्लाज्म वाली साइड में। मतलब एट द साइटोसोलिक सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन देयर इज ए प्रोटीन रिंग इज फॉर्म। समझ रहे हैं बात या नहीं? आप समझो ये क्लासरूम आपकी सेल है, ठीक है? आप साइटोप्लाज्म में हो। कहां हो? साइटोप्लाज्म में। तेरे को नींद आ रही है नहीं? वो देखो पिलर दिख रहा है, उसकी थोड़ी सी मतलब एरिया बाहर निकला हुआ है, 4-5 इंच, है ना? वो एक बोलो प्रोटीन की क्या है? लेयर। मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है, साइटोसोलिक सरफेस पर। वो रिंग पूरे पे प्रोटीन की यूं बनी हुई है चारों तरफ, इक्वेटर पर बनी हुई है। बिल्कुल, खड़े हो जाओ बेटा आप। हाँ, ये मिड बॉडी है सेंटर में। यहां से क्या होगा? बहुत सारे प्रोटीन के क्या निकलेंगे? फिलामेंट्स, फाइबर्स। मिड बॉडी से प्रोटीन के क्या निकलेंगे? फिलामेंट्स, फाइबर्स। यस और नो? और ये प्रोटीन बोलो जो रिंग बनाती है और जो फिलामेंट बनाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। कैसी होती है? कैसे होती है? तो बोलो स्पाइडरमैन है, कमजोर है। तो सही है बात या नहीं? यहां से बहुत सारे क्या निकल रहे हैं? बोलो उसने अपने बहुत सारे जाल छोड़ दिए। किससे जुड़ गए? खींचो फिर अंदर की तरफ, खींचो। और जब आप इसको खींचोगे तो आप बताओ क्या होगा? बोलो ये यहां से ऐसे फरो बनेगी, इधर न्यूक्लियस, इधर न्यूक्लियस। लगातार खींचते जा रहे हो, खींचते जा रहे हो, तो रिंग क्या होती जा रही है? कॉन्ट्रैक्ट। और फाइनली क्या हो जाए? दोनों तरफ की रिंग जो है बच्चे, वो बिल्कुल आकर एक दूसरे से क्या हो जाएगी? अटैच। और फाइनली आपके पास दो क्या बन जाएंगी? बस डॉटर सेल, फॉरो फॉर्मेशन। और अब बताइए, पेरीफेरी टू क्या हो रहा है? सेंटर। रिंग जो बन रही है वो बाहर से अंदर की तरफ बन रही है, इसे सेंट्रीपीटल मैनर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर आपसे फरो फॉर्मेशन पूछा जाए तो कैसा बताओगे? सेंट्री। कैसा बताओगे? सेंट्रीपीटल। और बड़ा इजी है सेल डिवीजन इसमें, एनिमल सेल के अंदर। क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बच्चे, वो सेल मेम्ब्रेन है, इलास्टिक लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन है और क्या है? इलास्टिक लेयर होती है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? बेसिकली ये प्रोटीन यहाँ पर जो हेल्प करती है, उनमें से कुछ प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन होती है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन ये एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस आसान है, इजी है, सिंपल है। लेकिन प्लांट सेल का साइटोकाइनेसिस होता है कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हैं? क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बच्चे, वो सेल वॉल होती है। तो फरो फॉर्मेशन वहां पर इजी नहीं है, फरो फॉर्मेशन वहां पर इजी नहीं है। समझ रहे हैं बात? यस और नो? एग्जैक्टली। अच्छा, एक बात मैं आपसे और बोलने वाला हूं, हो सकता है कि सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगे और मैं लूं। रीजन बता देता हूं, क्योंकि आप लोग, नहीं आप लोग तो आगे ही हो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इवनिंग वालों को जरूरत पड़ेगी। मस्त रहो। तुम्हारा तो सैटरडे को हो ही जाएगा ना मियोसिस। अगले 2 लेक्चर हैं अपने पास। कल मैं मियोसिस शुरू करूंगा, सिग्निफिकेंस वगैरह बता के, और परसों मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा, तो लगभग हो जाएगा अपना सेल साइकिल। नहीं नहीं, केवल सेल वाला पहला चैप्टर आएगा। हाँ, टेस्ट में सेल साइकिल नहीं आएगा अभी। मैं इस पे, यस यस, एग्जाम नीट में आएगा। कह रहा यस। आपको मैं क्लियर कर दूं, कम सिलेबस के साथ प्रैक्टिस हमेशा खतरनाक होती है। इसलिए पहले 3 टेस्ट तक ना बच्चा मेरे को आके कहे ना कि भाई सर पहले टेस्ट में देखो ना सर मेरे 650 थे, दूसरे में भी सर अच्छे थे 620 थे, तीसरे में ना सर 580 थे। तो मैंने कहा सही तो वही थे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? मतलब तीसरे टेस्ट तक तो मैं काउंट ही नहीं करता।
सही पोटेंशियल आपका निकल के आता है फोर्थ टेस्ट से। इसलिए जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जो भी है, वो अगर अपने अच्छे बच्चों को मार्क करते हैं कि ये बच्चा हमारा अच्छा है, ये बच्चा, तो पहले टेस्ट से नहीं करते कभी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि सिलेबस क्या होता है, और आपको पूरा सिलेबस 11th और 12th का कवर करना है बच्चे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो ज्यादा सिलेबस के साथ आप कितना अच्छे से परफॉर्म करते हैं, वो आपकी रियल परफॉर्मेंस होती है। इसलिए यस नहीं करना और बोलो ओ नो, कम दे रहे हैं सब। चलो, अब हम पढ़ते हैं प्लांट सेल में, बोलो सेल प्लेट मेथड। हाँ बेटा, मिलेगी। पहले एक्सरसाइज पूरी करोगे तब, क्योंकि अगर मैं पहले ही दे दूंगा तो तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, है ना? आपके यहाँ एक बच्चा बैठा है, ये क्या नाम था तेरा? हाँ, रविंद्र बिश्नोई। इसने तीनों एक्सरसाइज बिल्कुल शानदार कर दी है। कल ये मिला था मुझसे, और मैक्सिमम इसके 5 या 7 क्वेश्चन थे जो इसको डाउट, बाकी सब कर लिया इसने बहुत शानदार तरीके से। समझ रही है मेरी बात यार? और मैं चाहूंगा कि ऐसे और भी बहुत सारे होंगे, वो मुझसे मिले नहीं, बस वो क्या कि 4-5 क्वेश्चन के उनको डाउट है, तो उनको लगता है कि आउट ऑफ द सिलेबस है। और मजे की बात बताता हूँ, मैं इसको वही डाउट थे जो क्लास में नहीं पढ़ाए गए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? उसके अलावा सारे इसने सॉल्व कर दिए। फिर इसने हंसते हुए मुझे ये भी बोला कि अच्छा पढ़ाते हो आप, मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ऐसा मैं आपके साथ भी चाहूंगा कि आप भी साथ साथ सारा कंप्लीट कर लीजिए। एक्सरसाइज करना कंपलसरी है। आप मुझसे कितना पढ़ते हैं, थ्योरी कितना पढ़ते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी करते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में जाके करना क्या है? हाँ, तो क्रिकेटर हमेशा क्रिकेट ही खेलेगा। फुटबॉल खिला के फिर बाद में उससे सोचो कि भाई तू छक्के मार, तो कैसे मारे? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? एक सिंगर हमेशा गाना ही गाएगा, तो सारा दिन उससे डांस करवाओ, शाम को वो गाने का, तो कहते रियाज तो मैंने किया ही नहीं, गाने कैसे गाऊं? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? तो आपका थ्योरी पेपर होना है या एमसीक्यूज का? एग्जैक्टली, तो प्रैक्टिस किसकी होनी चाहिए? और तुम सारा दिन लगे रहते हो नोट्स बनाने में, सुंदर सुंदर करने में उसको, हरे पेन से, लाल पेन से। डायग्राम गंदे भी बन जाए तो भी चलेगा, मेरे डायग्राम सुंदर नहीं होते, बहुत सुंदर होते हैं। हाँ, पूछो क्यों? एनसीईआरटी समझा देते हैं और बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भेज देते हैं। और अगर आप नीट का एग्जाम दे के आए हो, तो आपने ये बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा, मैं तो 2016 से बोल रहा हूँ लगातार कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ करना नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन फिर भी बच्चे को भरोसा नहीं होता। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए, आपको फेथ और बढ़ेगा कि यार एनसीईआरटी के अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बात? चलो फिर कल शुरू करेंगे यहाँ से सेल प्लेट मेथड से हम। ठीक है, चलो मिलते हैं जी।